Hello everyone and welcome back to my channel Meraki Learning. So in this video we'll be continuing with questions from UGC NET Public Administration June 2020 exam, which was conducted in the month of November 2020, and we'll be looking at the solutions as well as detailed explanations. So we have already covered the first 50 questions of paper 2, that is the subject paper of public administration, and we'll be solving question number 51 to question number 55 of the same paper, and the serial number of these questions can vary from set to set, right? So let's get started. Now first question for today, that is question number 51, is which of the following are the measures of central tendency? तो इनमें से कौन से जो ऑप्शंस हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं? और कौन कौन से आपको ऑप्शन दी हैं? ए मीडियन, बी मोड, सी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डी हार्मोनिक मीन. So direct question है, you should be knowing because this topic also comes in paper 1. रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर ही पेपर 1 में भी आपका टॉपिक है और पेपर 2 में भी टॉपिक है. सो नाउ मीडियन आपका सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, उसके बाद मोड भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है, और आपका हार्मोनिक मीन भी जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आता है. सो मीन, मोड एंड हार्मोनिक मीन आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? अगर हम सिंप्लीफाइड टर्म्स में देखें, बिल्कुल इजी तरीके से देखें, तो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सपोज यू हैव डेटा, आपके पास डेटा का सेट है, काफ़ी सारा आपका डेटा है, तो ऐसी एक वैल्यू जो उस पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सके, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, तो जब हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हम ऐसी कोई वैल्यू देखेंगे जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, या नहीं, या तो वो उसको एवरेज है जिसको हम मीन बोलते हैं, या फिर वो मिडिल टर्म होगी, या वो ऐसी टर्म होगी जो बार बार रिपीट हो रही है, राइट? तो व्हाट आर दीज आर मीडियन, मोड एंड हार्मोनिक मीन. इसको हम जो कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज कहते हैं, राइट? सो व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि आपका जो भी वैल्यू, कोई नंबर है, सपोज डेटा है कोई पर्टिकुलर, वो कितना डेविएट कर रहा है, कितना डिफरेंस है उसमें फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ मीन ले रहे हैं, अपना नॉर्मल एवरेज ले रहे हैं, और तो कितना वो डेविएट कर रहा है जो आपका एट पर जिस भी हम डेटा की बात कर रहे हैं फ्रॉम योर मीन, तो दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्टली जो है आपका सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर नहीं है, इट इज डेविएशन फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी. तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं आएगा. तो ऑप्शन नंबर सी किस में नहीं है? दैट इज ऑप्शन 2 में नहीं है आपका स्टेटमेंट 3 स्टैंडर्ड डेविएशन. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, राइट? जो मीन है, इट कैन बी नॉर्मल मीन जिसको हम एवरेज कहते हैं, वो सेंट्रल टेंडेंसी है. हार्मोनिक मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी है, और आपका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो भी आपका सेंट्रल टेंडेंसी. नाउ व्हाट इज हार्मोनिक मीन? लेट मी टेल यू मैथमेटिकली. फॉर एग्जांपल्स यू हैव 3 नंबर्स ए, बी एंड सी, जिनका आपको हार्मोनिक मीन निकालना है. तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज जिनको आपने ऐड कर, जिनका आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 डिवाइड बाय जो आपके नंबर्स हैं उनका रेसिप्रोकल का मीन, मतलब क्या हो जाएगा? 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, राइट? सो दिस विल बी द हार्मोनिक मीन. सो दिस इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट हो गया, राइट? तो क्वेश्चन इज फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी, टॉपिक इज फ्रॉम एनालिसिस ऑफ डेटा. पेपर 1 में भी जो है आपका ये मीन, मीडियन, मोड जो है आपको टॉपिक्स आते हैं, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Now next question is, the national vision is to build a safer and disaster resilient India by developing a holistic, proactive, multi-disaster and technology driven strategy for disaster management. This statement is given by, तो यहाँ पर जो statement दी हुई है कि इंडिया का क्या विजन है regarding डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या स्ट्रैटेजी है, कि हमारा नेशनल विजन ये है कि हम और भी ज़्यादा सेफ हों और भी ज़्यादा डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया को बनाएं. कैसे बनाएं? बाय डेवलपिंग का होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, मल्टी डिजास्टर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रैटेजी. तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? आपको क्या दे रखा है आगे? ए हाई पावर्ड कमेटी 1999, बी द नेशनल कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2002, C National Disaster Management Authority 2005 and D National Policy on Disaster Management 2009, right? So in this case आपको या तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आता होगा, नहीं आता होगा तो आप थोड़ा सा गेस वर्क जो है लगाएंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर आपको आता है तो आप अटेम्प्ट कर दीजिए, वरना आप विल go through the options. Now when you look at the options, आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में A and B only, 2 B and D only,
थर्ड के अंदर है सी ओनली, एंड फोर्थ के अंदर है ए बी सी एंड डी ओनली, राइट? So now let me tell you the answer. The answer is option number 3, C only. The National Disaster Management Authority 2005 जो आपको एक्ट आया था 2005 में, उसके बेसिस पे अथॉरिटी बनी, उनकी ये जो है विजन स्टेटमेंट है, राइट? इसको और कैसे सॉल्व कर सकते थे? नाउ अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मतलब फर्स्ट के अंदर ए एंड बी ओनली, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि जब कोई अलग अलग बॉडीज बनेंगी या अलग अलग एक्ट्स आ रहे हैं या पॉलिसी आ रही है, तो क्या वो एक ही विजन स्टेटमेंट को एज इट इज रिपीट करेंगे? नो, ठीक है? वो कम से कम उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, एडिशंस करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे फोर्थ ऑप्शन है ए बी सी एंड डी ओनली, मतलब जो हाई पावर्ड कमेटी आई, नेशनल कमेटी आई, अथॉरिटी आई, इन सभी ने क्या एक ही स्टेटमेंट रिपीट करते रहे इतने सालों तक? तो नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे, राइट? कम से कम जो उसका फॉर्मेट होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, सेम विजन तो वो नहीं रखेंगे, राइट? तो उसका इसलिए इस तरीके से भी आप उस सॉल्व करके इसको बोल सकते थे कि ऑप्शन नंबर 3, राइट? तो इनफैक्ट इवन जब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन देखा जब ये, तो मैंने इसको ऐसे ही सॉल्व किया है। कई बार आपको सारे के सारे फैक्ट्स याद नहीं होते हैं, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? अगर आपको नहीं आता है तो, एकदम से फैक्ट याद नहीं है तो, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट? सो यूनिट इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो भी हमारे 7th यूनिट में आते हैं। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई होप कि आपको यहाँ से टिप मिली होगी कि आप कैसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज अबाउट माइंडसेट। जो मैं बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज जरूरी है या प्रैक्टिस जरूरी है, क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि आप क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकें, ऐसी अप्रोच रख सकें। Now next is which one of the following is not a technique of social case work? इनमें से कौन सी जो है social case work की टेक्निक नहीं है? Options are 1 interviewing, 2nd counseling, 3rd lobbying and 4th is observation. Right, so what is social case work? अगेन अगर सिंप्लीफाइड टर्म्स में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझें, ठीक है? जब कोई एक सोशल साइंटिस्ट है या कोई सोशल रिसर्चर है या सोशल वर्कर है, वो किसी केस को सॉल्व कर रहा है, ठीक है? सिंपल सिंपल बिल्कुल तरीके से। तो सोशल केस वर्क एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप कोई सोशल रिसर्च कर रहे हैं तो उनकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है? और उनको आप समझाएंगे कि वो सोल्यूशन कैसे, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मोस्टली जो सोशल केस वर्क होता है इसमें इंडिविजुअलिस्टिक जो होते हैं वो केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फैमिली हो सकती है जिसमें सोशल प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है? कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो सकता है, तो कोई विडो रीमैरिज का केस हो सकता है। दीज आर जस्ट एग्जांपल्स दैट आई एम गिविंग यू, ठीक है? इसमें कोई ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसमें इंडिविजुअलिस्टिक केसेस जो होते हैं वो हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आप इसको एक तरीके से सोशल रिसर्च ही समझ सकते हैं। तो अब वैसे तो ऑप्शंस देख के आपको डायरेक्टली आंसर पता लग जाएगा, स्टिल तो इसका जो आंसर है कौन सा एक टेक्निक नहीं है इसको करने का, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, लॉबिंग। तो अगर आपको सोचो, अगर आप किसी फैमिली को रिकमेंड कर रहे हो सोल्यूशन, तो आप उनको इंटरव्यू लोगे पहले उनका कि क्या क्या, उनसे क्वेश्चंस पूछोगे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बैकग्राउंड है, ऑल इन दैट। जब आप समझ जाओगे तो उनकी काउंसलिंग भी करोगे, ठीक है? और ऑब्जर्वेशन भी करोगे। जब आप इंटरव्यू ले रहे हो तो उसका तब करो, या इनडायरेक्टली आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि उनका माहौल कैसा है, कोई कैसे बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। तो आपको सोशल वर्क, जो केस वर्क करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सारी टेक्निक्स है। लॉबिंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशल केस वर्क। व्हाट इज लॉबिंग? लॉबिंग इज व्हेन someone tries to influence the decision making process. For example, वो business holder हो सकते हैं, वो individual हो सकते हैं जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, they make a lobby and that procedure is called lobbying. जब वो डिसीजंस को अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की, तो यहाँ पे इसका कोई कनेक्शन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 वुड बी करेक्ट योर आंसर। तो टॉपिक क्या है आपका, यूनिट कहाँ से है? रिसर्च मेथोडोलॉजी। टॉपिक इज सोशल साइंस रिसर्च and option number 3 is correct. Your next question is public policy as one sphere of social action affecting other spheres of social action is called. ठीक है? तो पब्लिक पॉलिसी को अगर हमें एज एक स्फेयर देखें, एक सोशल एक्शन की तरह देखें जो कि दूसरे सोशल एक्शंस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? सो ऑप्शंस आर नंबर 1 एक्सटर्नलिटीज, 2 ब्लैक बॉक्स, 3 एलिटिज्म एंड 4th इज इंक्रीमेंटलिज्म, राइट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक्सटर्नलिटीज। नाउ एक्सटर्नलिटी जो होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। ये जो कॉन्सेप्ट है हम और फील्ड्स में भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक्स में भी इसको पढ़ते हैं या कहीं पर भी। तो एक्सटर्नलिटी का मतलब ही क्या होता है? कोई ऐसा फैक्टर जो और फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट करे,
ठीक है, तो इसी को हमने पब्लिक पॉलिसी में जो है यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, इन क्वेश्चंस में उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। नाउ फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ वेरी क्रूड और रॉ एग्जांपल कि सपोज कोई पॉलिसी है अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड, ठीक है, अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड कोई पॉलिसी है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो हमें पता है कि हम पेड़ लगाएंगे, लेकिन इसका और बहुत सारे जो है अलग अलग एरियाज पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। उस पर्टिकुलर एरिया जहां हम लगा रहे हैं वहां के लोगों की मेंटालिटी पे फर्क पड़ेगा, वहां के क्लाइमेट पे हाँ जो है फर्क पड़ेगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे फर्क पड़ेगा, पॉल्यूशन शायद हो सकता है कम हो जाए। तो बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं वहां पे कोई फॉरेस्ट से रिलेटेड या ट्री से रिलेटेड कोई वहां पे कोई छोटा सा कोई फैक्ट्री या कोई यूनिट स्टार्ट कर दे, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, कोई सोशल मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हो सकती है। तो दिस आई एम गिविंग यू वेरी क्रूड एग्जांपल, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नलिटी। ठीक है, सब सिमिलरली कोई अगर ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट है अफेक्ट है वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी। तो यही हमारा जो है क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या है? ब्लैक बॉक्स डेविड ईस्टन ने एक टर्म दी थी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के लिए। एलिटिसिज्म, जिसमें एलिट्स का रोल होता है। इंक्रीमेंटलिज्म भी हमने इंक्रीमेंटल जो पॉलिसी मेकिंग मॉडल है उसमें कर रखा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एक्सटर्नलिटीज। पब्लिक पॉलिसी से आपका क्वेश्चन है क्योंकि उन्होंने उस एक्सटर्नलिटी को कंसेप्ट को जो है पब्लिक पॉलिसी में डाल दिया, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन देयर सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग के जो कुछ स्टेप्स हैं आपको दिए हुए हैं उनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप आपको दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्वेश्चन इज फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी, टॉपिक इज एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड आपको कौन कौन से दे रखे हैं? फर्स्ट स्टेप को दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, नेक्स्ट इज कोडिंग ऑफ डेटा, थर्ड इज सी इज एडिटिंग ऑफ डेटा, फोर डी इज टेबुलेशन ऑफ डेटा। नाउ इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो और अपने अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर देख सकते हैं कि क्या होता है। अदरवाइज अब कुछ लोग होते हैं इनको जो इन स्टेप्स को रट के जाते हैं, क्रैम करके जाते हैं। अगर आपको वैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी कि आपके हिसाब से फर्स्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए या एटलीस्ट लास्ट स्टेप कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या तो फर्स्ट स्टेप देख लो या लास्ट स्टेप देख लो। नाउ क्लासिफिकेशन मे बी फर्स्ट स्टेप हो, कोडिंग भी हो सकता है, एडिटिंग हो सकता है, तो टेबुलेशन ऑफ डेटा जो है मुझे वो श्योर है कि जो है वो लास्ट में होगा। ठीक है, टेबल में जब हम अरेंज करेंगे डेटा को वो हमेशा लास्ट स्टेप होगा इनमें से। ठीक है, तो अब आप देखो डी ऑप्शन कहाँ पे लास्ट में है, तो डी ऑप्शन लास्ट में कहाँ पे है? फर्स्ट में है एंड थर्ड में है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 एलिमिनेट हो गए। अब आप इनमें रिलेशनशिप देखो कि पहले क्लासिफिकेशन पहले होगी या पहले कोडिंग होगी, या फिर पहले एडिटिंग होगी या पहले कोडिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बी और सी ले लेते हैं, तो पहले हम डेटा को कोड करेंगे या पहले हम डेटा को एडिट करेंगे? तो ऑब्वियसली पहले हम डेटा को एडिट करेंगे, उसके बाद उसकी कोडिंग की जाएगी। इसका क्या मतलब है कि पहले सी आएगा एंड देन बी आएगा। तो पहले हमारा सी आएगा, फिर हमारा बी आएगा, लास्ट में हमारा डी आएगा। अब ये वाली सीक्वेंस आप देख लो कौन सा ऑप्शन में आपको दोनों में मिल रही है। ठीक है, तो इन दोनों में से कहाँ मिल रही है? सी बी डी यहाँ मिल रहा है हमें, ए बीच में आ गए। इधर हम देखेंगे ऑप्शन 1 के अंदर, यहाँ सी बी डी नहीं है, यहाँ पे बी पहले है, कोडिंग पहले। तो पहले कोडिंग करके तो आप उसको एडिटिंग नहीं करोगे, डेटा को पहले आप एडिट करोगे फिर कोड करोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। सो दिस इज मेरा पर्पस यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको आंसर बताना नहीं है, आपको बताना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैनॉट क्रैम एवरीथिंग फॉर द एग्जाम, और ना ही क्रैम करना चाहिए। सो दिस इज नॉट अबाउट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? सो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर 3 वुड बी योर करेक्ट आंसर। So these were the 5 questions for today. I hope अगर आप वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। So make sure you like the video. And now we come to the next task for today. Okay. So task क्या है? Read about National Disaster Management Authority. अभी बहुत टाइम है पेपर में, तो आप ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो हम कन्वेंशनली कवर नहीं करते हैं कई बार, उनको कवर कर सकते हैं। दिस इज वन सच टॉपिक। सो मेक श्योर आप फटाफट से इनकी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे गो थ्रू हुए नेट पे ऊपर, एंड वंस यू डू दैट पोस्ट योर की पॉइंट्स और लर्निंग्स इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में कुछ भी एनी 3-4 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स जो आपको मेन लग रहे हैं, that you have to post in the comment box along with task done. Okay, task done आपने यहाँ पे जो है comment करना है।
और उसके बाद अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन नहीं किया है, सो मेक श्योर यू ज्वाइन. यू कैन सर्च मिराकिल लर्निंग अंडरस्कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर जो चैनल का लिंक है आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So make sure you join that because I post daily quizzes over there, updates over there. So though I really hope that you don't miss on that. Okay, it is for you guys only, so make sure you join the Telegram channel. And that's it for today. I'll be looking forward to your comments in the comment section. Make sure you like the video, share it with your friends, share as much as you can, and subscribe to Kar Hi Liya Hoga, bell icon bhi daba dijiye. So that's it for today's video. Thank you so much for watching, and I'll see you super soon. Till then, stay tuned.